कमाल है, संजीव ने तो हमें बताया ही नहीं कि उसकी पसंद इतनी अच्छी है। भाई चोपड़ा, हमें ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इतने दिन हो गए तुमने हमें बताया नहीं कि रितु और संजीव एक दूसरे को पसंद करते हैं। संजीव की खुशी के आगे हमारी कोई खुशी नहीं है। हमारी तो कोई औलाद है नहीं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और चोपड़ा, तुम तो जानते हो ये सब कुछ संजीव का तो है, मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूं। बड़े भैया की वसीयत के मुताबिक एक बार संजीव शादी कर ले तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी और मैं ये जिम्मेदारी से चिंता मुक्त हो जाऊंगा। हाय अंकल। हाय आंटी। हेलो बेटा। ओ हाय रितु। हाय। भाई किसकी शादी की बात चल रही थी ये? तुम्हारी और किसकी? व्हाट? अरे भाई, रितु ने हमें सब कुछ बता दिया है और मैंने और तुम्हारी चाची ने तुम दोनों की शादी करने का फैसला भी ले लिया है। मेरी शादी? व्हाट नॉनसेंस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शादी करके अपनी आजादी का गला नहीं घोट सकता। संजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तो मैं हर लड़की से कहता हूं। देखो रितु, प्यार करना एक अलग बात है और शादी करना एक अलग बात है। संजीव, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम रितु से शादी नहीं करोगे तो इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अंकल, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है और ये जिंदगी भी मेरी है, जिसका फैसला आप करना चाहते हैं। और अपनी दौलत और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आजादी किस तरह हासिल करनी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लालवानी। आज यहां ऑफिस नहीं गए? जी, वो चौधरी साहब ने कुछ अकाउंट की फाइलें मंगाई थी, वो लेकर आया। लगता है काफी लंबा प्रोग्राम है। लगता है शायद रात हो जाएगी। गुड गुड, लगे रहिए। गुड डे सर। वेरी गुड डे। वैसे तुम बड़े कमीने हो। वहाँ मेरे पति तुम्हारे चाचा के साथ अकाउंट सेटल कर रहे हैं और यहाँ तुम मेरे साथ ऐश कर रहे हो। यही तो जिंदगी है स्वीट हार्ट। और मेरा बूढ़ा चाचा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी के ऐशो आराम शादी के सूली पे चढ़ा दूं। नो नेवर। डार्लिंग, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे डैड की वसीयत के मुताबिक तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी शीला, लेकिन उसके लिए मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। जाने दीजिए चौधरी साहब, मैं तो इस बात को भूल चुका हूं और धीरे धीरे रितु भी भूल जाएगी। साहब, अभी अभी कोई लेटर डालकर गया है। लेटर इस वक्त? जी सर। क्या हुआ चौधरी साहब? पढ़ो। रंजीत चौधरी, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी और मौत में सिर्फ 5 दिन का फासला रह गया है। आज से 5वां दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे भगवान, किसने भेजा और किसने लिखा है ये? आज उस बुढ़े को धमकी मिली तो हालत खराब हो गई उसकी। बेचारे ने घर से निकलना बंद कर दिया। देखना, कल की धमकी के बाद ये शहर तो क्या
देश छोड़ के भाग जाएगा वो। फिर तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। हाँ वो तो है डार्लिंग, पर कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे इस लल्लू पति लालवानी को हमारे बारे में पता चल गया तो। आप लोग जानते हैं कि आज मैंने ये मीटिंग यहां घर पर क्यों बुलाई है? उन धमकियों की वजह से मेरी धर्मपत्नी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है, डर गई है। इसने तो मेरा बाहर जाना भी बंद करवा दिया है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन धमकियों का असर मेरे बिजनेस पर पड़े। बिजनेस की आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा संजीव, अगर तुम इतने जिम्मेदार होते तो मुझे परेशानी कहाँ थी? देखिए, आप संजीव को एक मौका देकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्दी हैंडल कर पाएगा। लेकिन अनुराधा, ये क्या हुआ? ये बत्ती कैसे चली गई? मैं देखता हूं सर। मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। जल्दी से ले आओ। Who's that? रंजीत चौधरी, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी और मौत में सिर्फ 2 दिन का फासला रह गया है। आज से दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Damn it. हेलो, यू रास्कल! अरे फोन पर क्या धमकी देते हो? हिम्मत है तो सामने आओ ना। मुझे दीजिए ना, मुझे दीजिए। हेलो, हेलो, कौन है आप? आपको जितना पैसा चाहिए उतना लीजिए, मगर मेरी पति की जान को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हेलो, चौधरी साहब, मुझे लगता है आप चीजों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अंकल, आप ये शहर ही छोड़ के चले जाइए। मतलब कि कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो जाइए। ये सब ठीक कह रहे थे, कुछ दिनों के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। हाँ, यही ठीक है। कुछ दिनों के लिए हम लोग इस घर के बाहर चले जाते, कहीं दूर चले जाते, ताकि किसी को पता न चले। ठीक है, यूं ही सही। तो चोपड़ा, अगर कोई जरूरी काम होगा तो मैं या अनुराधा ही तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। नमस्ते चोपड़ा साहब। नमस्ते भाभी जी। आइए, बैठिए। चलिए। माफ कीजिए चोपड़ा साहब, हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि हम लोग कहाँ छुपे हुए हैं। आपको ये पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी पड़ेगी। ठीक बात है भाभी जी, जान बचाने के लिए जितनी एहतियात बरती जाए उतना अच्छा है। चलिए।
गुड इवनिंग चोपड़ा साहब। भाई आई एम सॉरी तुम्हें इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर आना पड़ा। कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ। अनु, इनके लिए चाय ले आना और रात का खाना भी यहीं खाएंगे। नहीं ठीक है, क्यों? मैं लाती हूँ। प्लीज बैठिए। चोपड़ा साहब, मैंने आपको एक खास काम के लिए यहां बुलाया है। उस दिन मैंने लालवानी के साथ सारा अकाउंट चेक किया है। उसने मुझे सारी डिटेल्स भी दी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये पेपर्स चेक करो और अगर कोई शक हो तो इसे ऑडिट करवाओ, ठीक है? लेकिन किसी को पता न चले। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं एक एक पाई को ऐसे चेक करवाऊंगा कि एक भी गड़बड़ी हुई तो पता चल जाएगा। और हाँ चोपड़ा, मैं सोच रहा हूं यहाँ खंडाला में कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। एक प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूं। जस्ट गो थ्रू दैट। अच्छा ये बताइए, रितु बिटिया कैसी है? रितु बिटिया अब तो ठीक है, लेकिन बहुत गुमसुम रहती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चोपड़ा, यस सर। ये रहे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। टाइटल क्लियर है कि नहीं वो देख लेना। और ये है पावर ऑफ अटॉर्नी संजीव के नाम। पावर ऑफ अटॉर्नी? चोपड़ा, मैं सोचता हूं कि अगर संजीव पे जिम्मेदारी डाली जाएगी तभी वो निभाएगा। और हाँ, ये रखो, ये यहां का टेलीफोन नंबर है। ये नंबर लिस्टेड नहीं है ताकि किसी को पता नहीं चल सकता कि ये किसका नंबर है। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना। राइट सर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। लेकिन खाने के लिए नहीं रुकोगे? नहीं सर, बहुत लेट हो जाऊंगा। 2 घंटे का सफर है सर। और हाँ, तुम जैसे आए थे वैसे ही तुम्हें वापस जाना होगा, आंखों पर पट्टी बांधकर। संजू साहब, आज क्या खाना बनाऊं? संजू साहब, आज क्या खाना बन... खून! साहब, मैं पिक्चर गया था, वापस आके देखा तो साहब का कत्ल हो चुका है।
ये तो कोई लेडीज चेन लगती है, तुम्हारे साहब की तो नहीं हो सकती। ये चैन तो पहले मैंने कभी नहीं देखा साहब। श्रीवास्तव सर, पता लगा ये मैं किसका है। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? साहब, बड़े साहब को रोज धमकियां आती थी, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गए और मुझे कुछ पता नहीं साहब। ओह माय गॉड! आपकी तारीफ? मेरा नाम मदन चोपड़ा है, चौधरी ग्रुप का लीगल एडवाइजर। मिस्टर चोपड़ा, ये संजीव चौधरी हैं और थोड़ी देर पहले किसी ने इनका मर्डर कर दिया है। बाय द वे मिस्टर चोपड़ा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं संजीव को पावर ऑफ अटर्नी देने आया था, चौधरी साहब ने भेजा है। मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर चौधरी तो अंडरग्राउंड हो गए ना, उन्हें थ्रेटनिंग के काफी फोन्स आ रहे हैं, उन्हें मिलना तो काफी मुश्किल है। जी हाँ, भाभी जी मुझे भी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी। 2 घंटे पहले मैं वहीं था। 2 घंटे पहले? ये मर्डर भी तो 2 घंटे पहले ही हुआ ना? जी। अच्छा मिस्टर चोपड़ा, ये बताइए कि अगर मुझे मिस्टर चौधरी से बात करनी हो या उनसे मिलना हो तो कोई रास्ता है? आई मीन, कैन आई टॉक टू हिम समवेयर? जी हाँ, मेरे पास एक नंबर है। हेलो। हेलो, चौधरी साहब, मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ चोपड़ा साहब, कहिए। अब मुझे ये बताइए, संजीव को आपने वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दे दिए? सर, वो क्या हुआ कि? 1 मिनट मिस्टर चोपड़ा, मैं बात करता हूँ। मिस्टर चौधरी, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत, कहिए। मैंने ये फोन आपको इसलिए किया है क्योंकि यहाँ आपके घर में आपके भतीजे मिस्टर संजीव चौधरी का किसी ने खून कर दिया है। What? ये कैसे हो सकता है? कब हुआ ये? आई डोंट नो, अभी तक कुछ पता नहीं चला। My God, जान तो मेरी खतरे में थी और ये विदाउट योर कोऑपरेशन आई थिंक मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो इन दैट केस मैं आपको मिलना चाहूंगा सर। इंस्पेक्टर, आप कल सुबह खंडाला चेक पोस्ट तक आ जाइए। वहां से मेरी वाइफ अनुराधा आपको मेरे बंगले तक ले आएगी। और हाँ, मिस्टर चोपड़ा को भी साथ लाइएगा, मुझे उन्हें कुछ जरूरी पेपर्स देने हैं। श्योर। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। चौधरी साहब कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है? बस ठीक ही है। चले भाभी जी। जी, जाने से पहले आप लोगों को आंखों पर ये पट्टी बांधनी पड़ेगी। पट्टी? जी हाँ, ये मामला उनकी सिक्योरिटी का है। अब आप लोग पट्टी खोल सकते हैं। आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। वेलकम इंस्पेक्टर भारत। माफ कीजिएगा, इस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर आपको यहां लाना पड़ा, पर क्या करें, सर पर धमकी की तलवार लटक रही है। कितनी अजीब बात है ना चौधरी साहब। धमकी की तलवार आपके सर पे लटक रही थी और
एक्चुअल तलवार आपके भतीजे पे चल गई, यानी कि खून उसका हो गया। काश हमें पता होता कि उसकी जान को भी खतरा है तो हम लोग उसे यहाँ ले आते, मगर एक बात बताइए, ये करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस संजीव चौधरी था ना? हाँ, नहीं हो सकता था। भाई साहब की वसीयत के मुताबिक शादी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी संजीव की हो जाती, लेकिन वो शादी करने को भी तैयार नहीं था। और अब जबकि संजीव चौधरी जिंदा नहीं है तो जाहिर सी बात है इस सारी की सारी प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस आप हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? संजीव हमारी औलाद की तरह था, वो हमारा भतीजा नहीं बेटे की तरह था, और आप हम पर शक कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी, शक करना हमारा पेशा है। दरअसल हम लोग सुराग की बारीक से बारीक फांस को शक की सुई से कुरेदते रहते हैं। आई एम सॉरी, तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन पार्ट ऑफ माई जॉब। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर। संजीव के कातिल को पकड़ने के लिए अगर आप हमारे जख्मों पर नश्तर भी चलाएं तो मंजूर है हमें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। बोलो श्रीवास्तव। सर, हमें पता लग गया है कि वो चेन जो हमें मिली थी, वो चेन मिस्टर चौधरी के अकाउंटेंट मिस्टर देवेन लालवानी की वाइफ शीला लालवानी की है। शीला लालवानी? जी हाँ, मैं और संजीव कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे। वो मेरा क्लासमेट था। मिस्टर लालवानी, आपको शीला और संजीव की दोस्ती के बारे में पता था? जी हाँ। शीला जी, आप कल संजीव चौधरी के घर गई थी क्या बाय एनी चांस? जी नहीं, कभी नहीं। अगर आप उसके घर नहीं गई थी तो फिर ये चेन उसके बिस्तर से बरामद कैसे हुई? आप ही की है ना ये? जी हाँ, कल रात मैं संजीव के घर पे गई थी। साढ़े 8 बज गए, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। कम ऑन, इतनी भी क्या जल्दी है? हेलो हेलो हेलो। संजीव की लाश देखकर मैं घबरा गई थी। संजीव की लाश के पास मेरा पाया जाना मेरी बदनामी का कारण बन सकता था, इसलिए मैं वहां से चली आई। उस वक्त आप मिस्टर लालवानी कहाँ थे? उस वक्त यानी कि 8:30 बजे मैं ऑफिस में था। काम का लोड कुछ ज्यादा था और यस, आई नो। यानी संजीव को गोली बाहर से मारी गई थी, संजीव के बंगले के सामने वाले बंगले से।
बस मुझे ऐसा लगता है जैसे गोली वहां सामने से चली है। जी हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। खिड़की यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखा बेटी, कुदरत का इंसाफ। उसने तेरे प्यार की हत्या की, तेरे विश्वास की हत्या की, और किसी ने उसकी हत्या कर दी। बड़ी आसान मौत मर गया वो। तड़प तड़प के मरता तो और भी अच्छा होता। बड़ी नफरत करती हैं आप मिस्टर संजीव चौधरी से। इतनी नफरत अच्छी नहीं होती। ओह इंस्पेक्टर भारत, कुछ पता चला किसने हत्या की है उसकी? अभी तक तो पता नहीं चला मिस्टर चोपड़ा, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। सिगार बहुत पीते हैं आप मिस्टर चोपड़ा। इतनी सिगार सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, इतनी स्मोकिंग अच्छी नहीं होती, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब देखिए ना, उस दिन मैंने खंडाला के घर में मिस्टर चौधरी के कालीन को जला डाला। ओह, अच्छा, इसीलिए आप उस दिन चौंके थे। और देखिए ना, अजीब सी बात है, दूसरी बार जब मैं आपके साथ वहां गया तो वो जला हुआ निशान वहां था ही नहीं। और एक और अजीब बात, जब मैं भाभी जी के साथ वहां गया था तो मैं सीढ़ियां उतरा था, और दूसरी बार जब मैं आपके साथ गया तो वहां सीढ़ियां नहीं थी। हेलो। या चौधरी साहब, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। ये फोन मैंने आपको इसलिए किया, ये बताने के लिए कि आपके ऊपर जो खतरा था वो टल गया है। ये धमकियों के फोन आपको इसलिए आते थे चौधरी साहब कि आप वो बंगला छोड़ दें ताकि संजीव चौधरी का कत्ल बड़ी आसानी से किया जाए। क्या? जी हाँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, आप घर वापस आ सकते हैं। इसका मतलब है कातिल पकड़ा गया? बस यूं समझ लीजिए कि कातिल मेरी मुट्ठी में है। कौन है मेरे बेटे का हत्यारा? किसने मारा है मेरे संजीव को? आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा मिस्टर चौधरी। पहले मैं मिस्टर चोपड़ा से एक सवाल करना चाहूंगा। चोपड़ा साहब, आप ये बताइए कि क्या आप कभी उस बंगले में गए थे, उस सामने वाले बंगले में जहां से गोली चलाई गई थी? नहीं, कभी नहीं। अगर आप वहां नहीं गए थे मिस्टर चोपड़ा, तो फिर ये सिगार का टुकड़ा वहां पर कैसे पहुंचा? टुकड़े का वहां मिलना ये साबित करता है मिस्टर चोपड़ा कि आप वहां गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? चोपड़ा ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी आपने बताया कि कत्ल तकरीबन 8:30 के आसपास हुआ था, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चोपड़ा तो मेरे साथ था खंडाला के बंगलों पर। किसी के फेवर में गवाही देने का यही तो फायदा होता है चौधरी साहब, कि अपनी गवाही खुद तैयार हो जाती है। ये गवाही जानबूझकर तैयार की गई थी ताकि पुलिस गुमराह हो जाए।
जबकि हकीकत यह है मिस्टर चोपड़ा कि संजीव चौधरी का खून मिस्टर चौधरी ने किया है। इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? 8 से 9 के बीच में तो ये मेरे साथ थे। आर यू श्योर मिस्टर चोपड़ा? ये आपको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ के नहीं गए थे? जी हाँ, थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे, यानी कि अंदर गए थे, कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स लेने थे। There you are. आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर, पर लगता है कि आपके दिमाग में वाकई कोई नुक्स है। आप लोगों को यकीन नहीं आता? मैं आप लोगों को ले चलता हूं यहां से खंडाला 2 मिनट में, वो भी पैदल। आइए चलिए मेरे साथ। ये है वो रास्ता जो हमें 2 मिनट में खंडाला वाले बंगले तक पहुंचाएगा। आइए मेरे साथ। कहिए मिस्टर चौधरी, ये वही बंगला है ना, आपके खंडाला वाला बंगला? एग्जैक्टली। ये वही बंगला है इंस्पेक्टर भारत, जहां हम लोग आए थे। नहीं चोपड़ा साहब, ये वो बंगला नहीं है जहां हम आए थे। ये वो बंगला है जहां आप आए थे कत्ल वाली रात। और ये बंगला खंडाला में नहीं, बॉम्बे में है। नहीं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत कारपेट पे सिगार का ये जला हुआ निशान है। जी हाँ, ये तो वही निशान है। जी हाँ चोपड़ा साहब, ये वही निशान। और इसी निशान ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर आप खंडाला वाले बंगले पे गए थे तो फिर वो निशान कहां गायब हो गया? यानी आप खंडाला वाले बंगले पे नहीं गए थे, किसी और बंगले पे गए थे, और वो कोई और बंगला ये बंगला है। और इस बंगले का इंटीरियर उस खंडाला वाले बंगले से बिल्कुल मिलता है, हूबहू सेम रेप्लिका। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो गई। पता नहीं इंस्पेक्टर आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूं चौधरी साहब। ये वही बंगला है ना चौधरी साहब जो आपके बंगले के बिल्कुल सामने है और जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था? और इस बंगले को आपने उस खंडाला वाले बंगले की तरह अंदर से हूबहू वैसे डिजाइन कर दिया। यहां तक ये टेबल देखिए, इस पर ये पूरा सामान पड़ा हुआ देखिए, एग्जैक्टली द सेम। आपने ये इसलिए किया क्योंकि चोपड़ा साहब जब यहां पर आए तो वो ये सोचें कि वो खंडाला वाले बंगले में बैठे हुए हैं। बीच में जब आप ऊपर अपनी फाइल लेने गए थे तो आप उस जगह पे गए जहां पर आपने पूरी तैयारी कर रखी थी। हेलो, हेलो।
पूरे खेल में आपका साथ दिया आपकी धर्मपत्नी ने, अनुराधा देवी, जो चोपड़ा साहब को आंखों पे पट्टी बांध के 2 घंटे तक बॉम्बे शहर की सैर कराती नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना अनुराधा जी? अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, 2 बंगलों के इंटीरियर्स, अंदरूनी सजावट एक जैसी होने से यह तो साबित नहीं होता कि कत्ल मैंने किया है। चौधरी साहब, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं जब कभी भी बात करता हूं तो सबूतों के बलबूते पे करता हूं। मेरे पास पक्का सबूत है, वो गन जिससे संजीव चौधरी का कत्ल हुआ और जिस पर आपके उंगलियों के निशान हैं और जो आपके इस बंगले से बरामद हुई है। श्रीवास्तव, ये वो गन है चौधरी साहब जिससे संजीव चौधरी का कत्ल हुआ और ये गन आपने इसी बंगले में छुपा के रखी थी। नॉनसेंस! मैंने आज तक ऐसे कोई गन ही नहीं देखी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर चौधरी, you're lying। हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। ओके, ये गन आपके बंगले से बरामद हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये गन आपकी है। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। ये गन वो नहीं है। असली गन तो मैंने खंडाला में। ऑलराइट, खंडाला वाले बंगले में तो खंडाला वाले बंगले में ही सही, वहीं से बरामद कर लेते हैं। चौधरी, चौधरी साहब, अपने भतीजे की जान लेने की सजा तो तुम्हें कानून और अदालत यहां दे देगी, लेकिन किसी का हक छीनने की सजा तुम्हें ऊपर वाली अदालत देगी, जहां एक दिन सबको पेश होना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, 1 मिनट। शैलेंद्र, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, बाद में बात करना और फोन करके आना। मैंने आपसे इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते 1 महीने से। मैं आपके क्लिनिक में भी आता हूँ तो आप पेशेंट्स के साथ बिजी होते हैं। देखो शैलेंद्र, इस वक्त मैं इमरजेंसी केस को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। यू कम एंड मीट मी सम अदर टाइम। प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज 5 मिनट्स। डॉक्टर साहब, सुनिए, अतुल और मधु आए। ठीक है, उन्हें बाहर बिठाओ और चाय पिलाओ, मैं भी आता हूँ। मिस्टर डालमिया, डॉक्टर पाठक है। कैसी तबीयत है आपकी? ओके, जी हाँ, ये बात तो है, इस दवाई की रिएक्शन में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। जी हाँ, नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। नहीं, उस दवाई को मत लीजिए, आप इसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, ओ यस, मैं बस 2-3 दिन में फ़ोन करता हूँ आपको। ओके सर, बाय। बस बस। लीजिए। हेलो अतुल, What a pleasant surprise. नमस्कार नमस्कार सर, हाउ यू? आई एम फाइन, वेरी वेल। हेलो मधु, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। प्लीज सिट डाउन। जी। और सुनाओ अतुल, कैसे आना हुआ? जी बस आपका शुक्रिया अदा करने चले आए।
और आइंदा ये आत्महत्या जैसे निराशाजनक ख्याल कभी भी अपने दिमाग में लाने की कोशिश मत करना, ओके? क्योंकि अगर जिंदगी में टूटन है, बिखराव है, निराशा है, तो हर पल एक नई उम्मीद है, हर पल एक नई आशा है। यस, देयर इज ऑलवेज अ होप। जरूरत है तो एक बार नजर ऊपर उठाकर देखने की। फ्राइडे को हमारी शादी की सालगिरह है। हमने अपने गेस्ट हाउस में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। बहुत ज्यादा हंगामा तो नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त हैं। हाँ, आप दोनों जरूर आइएगा, साथ में डिनर भी लेंगे। और डॉक्टर साहब, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। बड़ी किस्मत वाली है मधु। उसका पति उससे कितना प्यार करता है। नहीं यार नहीं, कल शाम को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अतुल सक्सेना है ना, विभा का दोस्त, उसने अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर अपने गेस्ट हाउस में पार्टी रखी है, वहां जाना है। हेलो सर। ओ हेलो, डॉक्टर साहब से कहो कि मैं आया हूँ। जी हाँ हाँ, सैटरडे ठीक रहेगा। हाँ, सैटरडे मिलते हैं। पॉजिटिव, ओके। सर, सेलिन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओह माय गॉड, भेजिए उनको। हेलो मिस्टर पाठक। ओह शैलेंद्र, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम एक काम करो ना, कल शाम मुझे घर पे फोन करना, हम लोग आराम से घर पे बैठ के बात करेंगे। ओके, बाय। डॉक्टर पाठक, मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। प्लीज कॉल मी टुमारो। सी यू। मधु, 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 ये लाइट्स क्यों ऑफ है? हेलो।
सर, यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर पाठक ने पहले मधु को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। नतीजों पे इतनी जल्दी जंप नहीं किया करते श्रीवास्तव। ओके, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। ओके। एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स। ओके सर। आई एम वेरी सॉरी अतुल जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये सब कैसे हो गया अतुल जी? मेरी और मधु की आज मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं सुबह पुणे गया और शाम को लौटा। जब घर पहुंचा तो पता चला कि मधु यहाँ आ चुकी है, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मधु और डॉक्टर पाठक की। तो यहाँ आपकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी? जी, मैंने डॉक्टर पाठक और उनकी वाइफ और कुछ खास दोस्तों को डिनर पे इनवाइट किया था। डॉक्टर पाठक की वाइफ कहाँ है? जी, मैंने इस हादसे की खबर उन्हें फोन पे दी है, वो घर पे थी। वो उनके साथ क्यों नहीं आई अतुल जी? आई डोंट नो। अतुल जी, आप यहाँ कितने बजे पहुंचे? जी, 8:30 बजे। और बाकी मेहमान? मेरे आने के बाद। आपके पहुंचने से पहले डॉक्टर पाठक और आपकी बीवी के अलावा इस बंगले में कोई तो होगा, कोई चौकीदार या कोई केयरटेकर वगैरह? जी हाँ, यहाँ का केयरटेकर भगवान दास था। ये भगवान दास कौन है? जी, मैं यहाँ का केयरटेकर भगवान दास। भगवान दास जी, वारदात के वक्त आप कहाँ थे? जी, मेम साहब ने मेहमानों के लिए पास के रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर किया था। मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना लेने गया था। मधु जी यहाँ कब पहुंची भगवान दास जी? यही कोई 6 बजे के करीब। और डॉक्टर पाठक? बस उनके आने के फौरन बाद आ गए थे। उनके आते ही मेम साहब ने मुझे खाना लेने के लिए बाहर भेज दिया और मैं बाहर चला गया। कहाँ है मेरे हस्बैंड? क्या उन्हें? आप डॉक्टर पाठक की वाइफ हैं? जी। मिसेस पाठक, डॉक्टर साहब की मौत हो गई। उनकी बॉडी अंदर जाइए। ये क्या हो गया? डॉक्टर पाठक और उसकी पत्नी के, आप और आपकी पत्नी के साथ ताल्लुकात क्या थे? जे विभा और मैं कॉलेज के दोस्त थे। मधु को माइग्रेन की शिकायत थी। जब विभा को पता चला तो उसने मधु को अपने पति डॉक्टर पाठक से मिलवाया। उसके बाद डॉक्टर पाठक मेरे फैमिली डॉक्टर भी हो गए और दोस्त भी। यानी आपकी पत्नी डॉक्टर पाठक के पास ट्रीटमेंट करवाने अक्सर आया जाया करती थी? जी हाँ, वो डॉक्टर पाठक ने ही तो कुछ दिन पहले मधु की जान बचाई थी, जब उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आपकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मधु बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और शक्की थी। उसे यह शक था कि मेरा किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है।
यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खुशहाल नहीं थी। आपके और आपकी पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव सा था। ऐसी कोई बात नहीं थी। माफ कीजिएगा, कहीं आपकी पत्नी को आपके और डॉक्टर की वाइफ के संबंधों के बारे में कुछ What? नहीं, ऐसा कुछ था मुझे नहीं लगता। और आपको आपकी पत्नी और डॉक्टर पाठक के बारे में कुछ नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मेरी मधु ऐसी नहीं थी। ताज्जुब है, जिन हालात में ये मर्डर्स हुए उसके बावजूद भी आपको शक नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। ये बात आप पूरे यकीन, पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं या फिर? जी, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। अच्छा अतुल बाबू, एक रूटीन सवाल पूछता हूं आपसे। जी पूछिए। कत्ल वाले दिन आप पूना गए थे ना? जी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उस दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी और अपनी वाइफ को छोड़ के आप पूना चले गए। काम जरूरी था इंस्पेक्टर। फिलहाल चलता हूं मैं अतुल बाबू। माय सिंपैथीज। थैंक यू इंस्पेक्टर। सी यू लेटर। जी हाँ, मैं और अतुल कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। आप उस शाम अपने पति डॉक्टर पाठक के साथ अतुल के गेस्ट हाउस जाने वाली थी डिनर पे, लेकिन डॉक्टर पाठक वहां पहुंच गए, आप नहीं पहुंची। ऐसा क्यों? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड को किसी इमरजेंसी केस के लिए एक पेशेंट को देखने जाना पड़ा। उन्होंने मुझे फोन करके कह दिया कि अगर 8 बजे तक वो घर नहीं आए तो मैं टैक्सी से गेस्ट हाउस पहुंच जाऊं, वो मुझे वहीं मिलेंगे। हमारा घर अतुल के गेस्ट हाउस से काफी दूर है। 7 बजे के आसपास उनका फोन दोबारा आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत टायर्ड है, घर आकर वापस गेस्ट हाउस तक ड्राइव करने की उनकी हालत नहीं। तब मैंने ही उन्हें सलाह दी कि वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। टैक्सी से क्यों? आपके पास तो 2 गाड़ियां हैं। जी, 2 गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों गाड़ियां मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते थे। मुझे ड्राइविंग नहीं आती और ड्राइवर हमने रखा नहीं। तो आपके मुताबिक आपके हस्बैंड डॉक्टर पाठक यूं इस तरह अकेले अतुल जी के गेस्ट हाउस में सबसे पहले पहुंच गए थे? जी। उसके बाद मैं घर से तैयार होकर निकल ही रही थी कि अतुल का फोन आया और विभा जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूं। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? आई मीन, वर यू हैप्पीली मैरिड कपल? जी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, समझते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। डू यू नो विभा जी कि मधु अतुल पे शक करती थी? आई नो।
आप तो अतुल की बहुत पुरानी दोस्त हैं। कभी बातों बातों में अतुल ने आपसे जिक्र नहीं किया कि वो भी या वो मधु पे शक करता है, समथिंग लाइक दिस? कभी नहीं। जिन हालात में आपके पति की और मधु की मौत हुई, उसके बाद भी आपको अपने पति पे शक नहीं है? जी नहीं। ग्रेट। अच्छा विभा जी बताइए कि आपके पति के पास वो गन थी, मेरा मतलब वो पिस्टल वगैरह रखते थे? श्रीवास्तव, हो ना हो ये टहनी इसी पौधे की है। लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉमन प्लांट है और ऐसे प्लांट आसपास के तमाम बंगलों में हमें मिल जाएंगे, इसलिए ये कह सकना कि ये टहनी इसी प्लांट की है ये बहुत मुश्किल है सर। मैं मानता हूं श्रीवास्तव कि इस किस्म के बहुत सारे पौधे होंगे, लेकिन डीएनए नहीं। डीएनए यानी डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो इंसानों की तरह अलग अलग पौधों में भी होता है। अगर डीएनए टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि ये टहनी इसी पौधे की है या नहीं। ठीक है सर, मैं फौरन इस टहनी का डीएनए टेस्ट कराता हूँ। इंस्पेक्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी वो मैं विभा से मिलने आया था। मेरा मतलब है भाभी जी से, कुछ जरूरी काम था। इंस्पेक्टर साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। थैंक यू। विभा जी, आपके पास 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी आपके हस्बैंड उस दिन गेस्ट हाउस में लेके गए थे और आप टैक्सी में गई थी। लेकिन आपकी जो दूसरी गाड़ी है बाहर खड़ी, उसके बम्पर के नीचे
हमें किसी पौधे की एक टहनी अटकी मिली। वो टहनी गेस्ट हाउस के पौधे से मेल खाती है। इसके मायने क्या हुए कि कोई ये गाड़ी लेकर गेस्ट हाउस गया था और यकीनन जो ये गाड़ी गेस्ट हाउस लेकर गया है वही कातिल है। इंस्पेक्टर, एक तरह के पौधे तो कई जगह होते हैं और गाड़ी में लगी टहनी किसी भी पौधे की हो सकती है। आप किसी यकीन से कह सकते हैं कि गाड़ी में लगी टहनी गेस्ट हाउस के ही प्लांट के है? वो टहनी और वो पौधे का हम डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं, वो दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी गेस्ट हाउस गई थी। विभा जी, क्या वाकई आपको ड्राइविंग नहीं आती? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं झूठ बोल रही हूँ? इनफैक्ट दूसरी गाड़ी तो उस दिन तक गैरेज में थी। इंजन में कुछ प्रॉब्लम था। उसी शाम को आई जिस शाम ये हादसा हुआ। विभा जी, गाड़ी को गैराज से घर तक कौन लेके आया था? शैलेंद्र। ये शैलेंद्र कौन है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। काफी सालों से उसका हमारे घर आना जाना है। उसी से कहकर मैंने गाड़ी गैरेज से मंगवाई थी। और उस दिन के बाद ये गाड़ी किसी ने इस्तेमाल की थी? जी नहीं, उसी दिन से बंद खड़ी है। किसी ने उसे छुआ भी नहीं। और मुझे यकीन है कि कातिल ने गेस्ट हाउस जाने आने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। विभा जी, मुझे वो शैलेंद्र का एड्रेस और टेलीफोन नंबर चाहिए। और हाँ, आपकी जरा वो उस गाड़ी की चाबियां देंगी? मुझे कुछ चेक करना है। श्रीवास्तव, इस मिट्टी को और गेस्ट हाउस के लॉन की मिट्टी के सैंपल को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो। मुझे रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए श्रीवास्तव। अगर गेस्ट हाउस के लॉन की मिट्टी इस मिट्टी से मैच करती है तो इसके मायने क्या हुए? जिस शख्स के जूते की हील का एक टुकड़ा है वही कातिल है। ओके। और इस सुराग के बाद तो शख्स मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा।
यस शैलेंद्र, दैट्स राइट। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शैलेंद्र साहब, डॉक्टर पाठक के कत्ल के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। जरूर पूछिए। ये बताइए कि डॉक्टर पाठक के कत्ल वाले दिन उनकी कार को गैरेज से लेकर उनके घर तक आप ही गए थे? जी हाँ, उस दिन मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ फ़ोन किया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो घर पर नहीं थे। भाभी जी ने मुझसे कहा कि मैं जब भी उनके घर के पास किसी काम से आऊँ तो उनकी गाड़ी गराज से लेकर उनके घर पर छोड़ दूँ। गराज मेरे घर के पास ही है। उस शाम मुझे डॉक्टर के घर के पास कुछ काम था, इसलिए मैंने उनकी गाड़ी उनके घर छोड़ दी। तो आप गाड़ी लेके सीधे डॉक्टर पाठक के घर गए थे? जी हाँ। आपको अच्छी तरह याद है? मेरा ख्याल है बीच में आप कहीं और भी गए थे। जी नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर शैलेंद्र। You're lying। आप गाड़ी लेके सीधे डॉक्टर पाठक के घर नहीं, बल्कि रास्ते में मिस्टर अतुल सक्सेना के गेस्ट हाउस पे गए थे। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वहां नहीं गया था? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो भी सबूत के साथ। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है आपके जूते की हील का वो छोटा सा टुकड़ा जो गायब है। एक मिनट। ये देखिए। ये दोनों पैर गीले हैं ना? हाँ? दोनों तले गीले हैं, लेकिन बीच में ये छोटा सा टुकड़ा आपकी हील का, वो बीच में सूखा है। ये आपकी हील का टुकड़ा गायब है। ये टुकड़ा जो यहां बिल्कुल फिट हो रहा है, ये मेरे पास था। ये आपके पास कहां से आया? मेरे पास कहां से आया? मेरे पास डॉक्टर पाठक की गाड़ी में से। तो मैंने कब इनकार किया? मैं जब उनकी गाड़ी उनके घर छोड़ने गया तो उसमें टुकड़ा गिर गया होगा। इससे यह तो साबित नहीं होता कि मैं गेस्ट हाउस गया था या मैंने डॉक्टर पाठक और मधु का कत्ल किया हो। Hey, don't try to be over smart. You understand? हील के इस टुकड़े पे जो मिट्टी लगी थी वो मिस्टर सक्सेना के गेस्ट हाउस की लॉन की मिट्टी हम लेबोरेटरी में चेक करवा चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि तुम उस गेस्ट हाउस में गए थे और हड़बड़ी में तुमने गाड़ी से वो गमला भी तोड़ा था जिसके पौधे की एक टहनी उस गाड़ी के बम्पर में अटकी मिली थी। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने डॉक्टर पाठक और मधु का कत्ल क्यों किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। पुलिस को सच उगलवाने के बहुत सारे रास्ते आते हैं, मुझे मजबूर मत करो। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे।
रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने किसी का खून नहीं किया। चल जल्दी से मुंह खोल और कबूल कर, बता तूने डॉक्टर पाठक और मधु का खून क्यों किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब से उस दिन बात करने गया था, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से मुझे अवॉइड कर रहे थे। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज मैं डॉक्टर साहब से बात करके ही रहूंगा। तुम यहाँ? हाँ, मुझे पता था कि आज आप यहाँ गेस्ट हाउस पर पार्टी में होंगे। क्लिनिक पर तो आप मिलते नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ चला आया। मैं पिछले 1 महीने से कुत्ते की तरह आपके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन आपके पास मेरे लिए 5 मिनट तक नहीं है। अच्छा जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमारी कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं हमारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन आपने अचानक हमारी दवाई अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया। Why? इसलिए क्योंकि दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं 1 साल तक उनकी दवाइयाँ रिकमेंड करने के लिए। लालची मक्कार, मैं तुमसे 5 लाख रुपए वापस लेकर ही रहूंगा। ये मेरी नौकरी का सवाल है। बदसात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं सच कह रहा हूं, मैंने पिस्तौल सिर्फ डॉक्टर साहब को डराने के लिए निकाली थी। मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मधु को। लेकिन जब मधु को गलती से गोली लग गई तो मुझे अपने बचाव का एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं डॉक्टर साहब का भी खून कर दूं, ताकि पुलिस ये समझे कि मधु का खून करके डॉक्टर साहब ने खुद आत्महत्या कर ली। मगर अफसोस, थोड़े से रुपयों की लालच में डॉक्टर पाठक ने डॉक्टरी जैसे पाक पेशे को नापाक कर दिया और इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन तुम्हारा जुर्म इससे कम नहीं होता। शैलेंद्र बाबू, तुम क्या समझते हो कि 2-2 कत्ल करने के बाद तुम बच जाओगे? हाँ? मुजरिम को पकड़ने के लिए जुर्म का कोई चश्मदीद गवाह होना जरूरी नहीं है शैलेंद्र बाबू। एक छोटा सा सुराग काफी होता है। एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट।